सिर्फ 100 साल। सोचिए, बस एक सदी के अंदर भारत की पूरी तकदीर हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। एक ऐसी जमीन जो कभी मसालों और रेशम के कारोबार का दिल हुआ करती थी, वो एक बहुत बड़े साम्राज्य का सबसे कीमती ताज बन गई। पर यह कहानी सिर्फ तलवारों से जीती गई जीत की नहीं है। नहीं, ये उस बगावत की कहानी है, उस धधकती हुई आग की कहानी जिसने पूरे महाद्वीप को अपनी चपेट में लेने की तैयारी कर ली थी। देखिए 1857 की जो क्रांति थी ना, वो कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो एक ज्वालामुखी के फटने जैसा था, जिसके नीचे पूरे 100 साल की बेचैनी, गुस्सा और असंतोष उभर रहा था। और इसकी जड़ें वो तो उसी दिन से जमना शुरू हो गई थी जब व्यापार करने आए जहाज़ों ने पहली बार हिंदुस्तान की जमीन पर लंगर डाला था। और वो अपने साथ सिर्फ सामान नहीं लाए थे, वो लाए थे साम्राज्य बनाने का एक खतरनाक सपना। तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। इसकी शुरुआत होती है मसालों की खुशबू और बेहिसाब मुनाफे की चाहत से। सदियों से हिंदुस्तान की दौलत दुनिया भर की ताकतों को, खासकर यूरोपीय ताकतों को अपनी ओर खींचती रही, और यहीं से उस बड़े बदलाव की नींव रखी गई जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। भारत पहुंचने की ये होड़, ये कोई आसान दौड़ नहीं थी। सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली आए, वास्को डे गामा के साथ। फिर 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। 1608 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में पहली बार दस्तक दी। और फिर 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ गई। मतलब हर कोई इस सोने की चिड़िया पर अपना कब्जा चाहता था, और बहुत जल्द व्यापार की ये होड़ एक दूसरे पर हावी होने की एक बेरहम लड़ाई में तब्दील हो गई। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि इन सभी यूरोपीय ताकतों के बीच आखिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आगे कैसे निकल गई। उन्होंने न सिर्फ अपने यूरोपीय दुश्मनों को हराया, बल्कि हिंदुस्तान के शक्तिशाली शासकों को भी चुका दिया। कैसे? खैर, इसका जवाब हमें दो बहुत ही अहम लड़ाइयों के मैदान में मिलता है। हाँ, प्लासी की लड़ाई के बारे में हम सबने सुना है। 1757 में वो एक ऐसी जीत थी जो धोखे और साजिश से हासिल की गई थी, और जिसने बंगाल में कठपुतली नवाब को बिठा दिया। लेकिन भारत में ब्रिटिश हुकूमत की असली बुनियाद रखी थी 1764 के बक्सर के युद्ध ने। ये एक असली सैन्य जीत थी। यहाँ कोई धोखा नहीं था, यहाँ ब्रिटिश ताकत का खुला प्रदर्शन था, एक मजबूत भारतीय सेना के खिलाफ। और इस जीत ने सारे शक दूर कर दिए। बक्सर की जीत का इनाम बहुत बड़ा था। सबसे पहले तो कंपनी को बंगाल और बिहार का सीधा सीधा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिल गया। जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे, वो बस नाम के शासक रह गए, एक रबर स्टैम्प की तरह। और जो स्थानीय नवाब थे, उनकी आज़ाद ताकत पूरी तरह खत्म हो गई। असल में यहीं से पूरे भारत पर ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता की नींव रखी गई। अब कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं थी, वो शासक बन चुकी थी। अब जब राजनीतिक कंट्रोल हाथ में आ गया, तो कंपनी ने एक ऐसी इकोनॉमिक मशीन बनाई, एक ऐसा इंजन तैयार किया जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, भारत की दौलत को निचोड़ना। तो चलिए देखते हैं कि साम्राज्य का ये इंजन आखिर काम कैसे करता था। इस तस्वीर पर ध्यान दीजिए। ये इन्फोग्राफिक हमें ब्रिटिश रेवेन्यू सिस्टम की पूरी कहानी बताता है। 3 अलग अलग सिस्टम थे। एक तरफ है जमींदारी सिस्टम। इसमें जमींदार, जो एक बिचौलिया होता था, वो किसानों से लगान वसूल कर कंपनी को देता था। फिर बीच में देखिए, ये है रैयतवाड़ी सिस्टम। इसमें कंपनी सीधे रैयत यानी किसान से लगान वसूलती थी। और तीसरा था महालवाड़ी सिस्टम, जहां पूरे गांव, जिसे महाल कहते थे, उस पर एक साथ लगान लगाया जाता था। आप देखिए, तरीके भले ही अलग अलग थे, लेकिन मकसद सिर्फ एक था, भारत के पैसे को कंपनी के खजाने तक पहुंचाना। इस पूरी प्रक्रिया को, इस सिस्टमैटिक इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को दादा भाई नौरोजी ने एक नाम दिया, द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, यानी धन की निकासी का सिद्धांत। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने दुनिया को समझाया कि कैसे भारत की दौलत का एक तरफा बहाव लगातार ब्रिटेन की ओर हो रहा है। पैसा बस जा रहा था और बदले में भारत को कुछ भी नहीं मिल रहा था। ये एक ऐसा सिस्टम था जो एक देश को अमीर बनाने के लिए दूसरे देश को गरीब बना रहा था। तो सवाल ये है कि ये होता कैसे था? धन की ये निकासी काम कैसे करती थी? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला कदम, औपनिवेशिक नीतियों ने भारत को अपना कच्चा माल जैसे कपास बहुत सस्ते में एक्सपोर्ट करने पर मजबूर किया। दूसरा कदम, यही कच्चा माल ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में जाता था, वहां उससे कपड़ा बनता था और फिर वही महंगा कपड़ा वापस भारत में बेचा जाता था।
तीसरा कदम, जो भी टैक्स भारत से इकट्ठा होता उसका इस्तेमाल यहाँ के ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी लड़ाइयों का खर्च उठाने में होता था। चौथा, ब्रिटिश अफसरों की जो मोटी मोटी तनख्वाहें और पेंशन थी वो सब वापस ब्रिटेन भेजी जाती थीं। और आखिरी और पांचवा कदम, यहाँ जो भी मुनाफा होता था उसे भारत में दोबारा इन्वेस्ट करने की बजाय वापस ब्रिटेन भेज दिया जाता था। ये एक ऐसा विश्व साइकिल था जिसे भारत को लगातार गरीब बनाए रखने के लिए ही बनाया गया था। जैसा कि दादा भाई नौरोजी ने कहा था, अंग्रेज अलग अलग तरीकों से भारत की दौलत निकाल रहे थे, जिससे देश का आर्थिक पतन हो रहा था। उनके शब्द बिल्कुल साफ हैं। भारत की गरीबी कोई कुदरती आफत नहीं थी। नहीं, ये एक सोची समझी पॉलिसी का नतीजा थी। एक ऐसी पॉलिसी जो देश की आर्थिक जड़ों को दीमक की तरह खा रही थी। और अब इस पूरे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड को समझने के बाद हम वापस उसी घटना पर लौटते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी, 1857 का महान विद्रोह। अब ये बात साफ हो जाती है कि ये सिर्फ उन चर्बी वाले कारतूसों की वजह से नहीं हुआ था। वो तो बस एक चिंगारी थी। असल में ये उस बारूद में हुआ धमाका था जो पिछले 100 सालों के राजनीतिक दमन, आर्थिक लूट और सामाजिक बेइज्जती से इकट्ठा हुआ था। और ये चिंगारी बहुत तेजी से फैली, बिल्कुल जंगल की आग की तरह। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत की। फिर 10 मई को मेरठ में सिपाहियों ने उन विवादित कारतूसों को लेकर बगावत कर दी। और देखिए, सिर्फ अगले ही दिन 11 मई को ये बागी दिल्ली पहुंच गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। और देखते ही देखते जून तक ये विद्रोह पूरे उत्तर और मध्य भारत में फैल चुका था। एक बात यहाँ साफ करना बहुत जरूरी है, इसे सिर्फ एक सिपाही विद्रोह कहना इतिहास के साथ नाइंसाफी होगी। ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। ये एक आम बगावत थी जिसमें सिपाही तो थे ही, लेकिन उनके साथ साथ स्थानीय राजा, जमींदार और आम लोग भी शामिल थे। अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोग इस लड़ाई की अगुवाई कर रहे थे। जैसे दिल्ली में बहादुर शाह जफर थे, कानपुर में नाना साहब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल और बिहार में कुंवर सिंह। ये दिखाता है कि ये लड़ाई कितनी फैली हुई थी। लेकिन यही इसकी एक बड़ी कमजोरी भी बन गई। कोई एक सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी और इसी का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने इन सभी सेंटर्स को एक एक करके खत्म कर दिया। विद्रोह को बहुत बेरहमी से कुचल दिया गया, ये सच है, लेकिन इसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिलाकर रख दी थीं। और इसके बाद जो हुआ उसने हिंदुस्तान की तकदीर को एक नया मोड़ दे दिया। इस विद्रोह का सबसे फौरी और सबसे बड़ा नतीजा क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म। 1858 में एक नया कानून आया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और इसके तहत भारत का शासन एक कंपनी के हाथों से निकलकर सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी के हाथ में चला गया। कंपनी का राज खत्म, साम्राज्य का राज शुरू। ये सिर्फ एक पावर ट्रांसफर नहीं था, ये गवर्नेंस के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव था। अब सत्ता कंपनी से निकलकर सीधे ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई थी, यानी ब्रिटिश सरकार ने भारत पर शासन करने की सीधी जिम्मेदारी ले ली थी। ब्रिटिश ताकत का पूरा कैरेक्टर ही बदल गया और यहीं से ब्रिटिश राज के दौर की ऑफिशियल शुरुआत हुई, एक ऐसा दौर जो अगले 90 सालों तक चलना था। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, कंपनी तो चली गई लेकिन साम्राज्य तो बना रहा। तो सवाल ये है कि प्रत्यक्ष शासन के इस नए दौर ने, इस ब्रिटिश राज ने भारत के अगले 90 सालों की तकदीर को कैसे लिखा? ये वो सवाल है जो हमें भारतीय इतिहास के एक बिल्कुल नए और बहुत ही अहम अध्याय की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देता है। और उस लंबे संघर्ष के चरम पर एक आवाज गूंजी, करो या मरो। साल था 1942। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि एक अंतिम, एक निर्णायक पुकार थी। वो चिंगारी जिसने करोड़ों लोगों के दिलों में आजादी की आग को एक ज्वाला में बदल दिया। तो आखिर ये क्रांति थी क्या और इसे जन्म देने वाला वो इंसान कौन था? इस क्रांति की आत्मा को समझने के लिए हमें उस व्यक्ति की यात्रा को समझना होगा जिसने इसका नेतृत्व किया। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। यहाँ उनके जीवन की कुछ मुख्य बातें हैं। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में। लंदन में कानून की पढ़ाई की, लेकिन उनके जीवन का जो सबसे अहम मोड़ आया वो था दक्षिण अफ्रीका में। 1893 से 1914 तक लगभग 21 साल उन्होंने वहां भारतीय अधिकारों के लिए संघर्ष किया और यही वो जमीन थी जहां उनके विचारों की नींव पड़ी।
जिसे लेकर वो जनवरी 1915 में भारत लौटे। ये सफर एक वकील से राष्ट्रपिता बनने का था। तो जब वो भारत लौटे तो अपने साथ क्या लाए? कोई तोप या बंदूक नहीं, वो अपने साथ एक विचार लाए, एक दर्शन। यही उनका असली हथियार था, एक ऐसा हथियार जिसने लड़ाई के सारे नियम ही बदल दिए। इस दर्शन की बुनियाद में था सत्य। अब गांधी के लिए सत्य का मतलब सिर्फ सच बोलना नहीं था। नहीं, उनके लिए सत्य ही ईश्वर था, परम वास्तविकता, इस ब्रह्मांड का मूल सिद्धांत। यही उनके हर काम, हर सोच का केंद्र था। तो सवाल ये है कि इस परम सत्य को जीवन में उतारा कैसे जाए? इसका जरिया क्या हो? गांधी के लिए वो जरिया था अहिंसा। उनका मानना था कि असली ताकत जिस्मानी नहीं बल्कि नैतिक होती है। तो अहिंसा उनके लिए सत्य को जीने का एक तरीका था, एक व्यावहारिक रूप। और जब सत्य और अहिंसा ये दोनों सिद्धांत एक साथ मिल गए तो बना उनका सबसे शक्तिशाली अस्त्र सत्याग्रह, यानी सत्य के लिए आग्रह। ये सिर्फ विरोध नहीं था, ये जबरदस्ती अपनी बात मनवाना नहीं था, बल्कि सामने वाले की ज़मीर को जगाना था, नैतिक दबाव बनाना था। और इसी सत्याग्रह में वो ताकत थी जो एक पूरे साम्राज्य की नींव हिला सकती थी। ये विचार सिर्फ कागज पर नहीं थे, इन्हें असली जमीन पर, असली लोगों के बीच आजमाया गया। सबसे पहले 1917 में बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के लिए, फिर 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों के हक के लिए, और उसी साल गुजरात के खेड़ा में किसानों पर लगे अन्यायपूर्ण टैक्स के खिलाफ। इन तीनों जगहों पर सत्याग्रह सफल रहा। इसने साबित कर दिया कि अहिंसा में वाकई कितनी ताकत है। तो अब ये साबित हो चुका था कि ये हथियार काम करता है। अब वक्त था इसे छोटे छोटे प्रयोगों से निकालकर एक राष्ट्रीय आंदोलन बनाने का, एक ऐसा आंदोलन जो पूरे देश को एक साथ खड़ा कर दे। और इसकी पहली बड़ी झलक दिखी 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन में। इसका सिद्धांत बहुत सीधा था, अगर हम अंग्रेजों का सहयोग करना ही बंद कर दें तो वहां पर राज कैसे करेंगे? तो लोगों ने अंग्रेजों की दी हुई उपाधियां लौटानी शुरू कर दी, उनके स्कूल कॉलेजों अदालतों का बहिष्कार किया, विदेशी सामान का बहिष्कार हुआ और सिविल सेवा और परिषदों के पदों से इनकार किया गया। ये पहली बार था जब पूरा देश एक साथ अहिंसक तरीके से ना कह रहा था। इसके करीब एक दशक बाद 1930 में संघर्ष ने एक नया मोड़ लिया। इस बार आंदोलन को एक बहुत ही साधारण लेकिन बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक के इर्द गिर्द बुना गया था, एक ऐसी चीज जो हर भारतीय के घर में थी। और वो प्रतीक था नमक। जी हाँ, नमक। अंग्रेजों ने नमक बनाने और बेचने पर भारी टैक्स लगा रखा था। गांधी ने इसी कानून को तोड़ने का फैसला किया और यहीं से शुरू हुआ ऐतिहासिक दांडी मार्च, समुद्र तक पैदल यात्रा, सिर्फ एक मुट्ठी नमक बनाने के लिए। ये सिर्फ नमक नहीं था, ये अंग्रेजी हुकूमत की आर्थिक बुनियाद पर सीधी चोट थी। एक मुट्ठी नमक पूरे साम्राज्य के खिलाफ बगावत का ऐलान बन गया। अब हम आते हैं कहानी के अंतिम और सबसे निर्णायक पड़ाव पर। दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी और इसी उथल-पुथल के बीच भारत में आज़ादी के लिए अंतिम लड़ाई का बिगुल बज चुका था। ये था 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। इस बार कोई समझौता नहीं, कोई आधी अधूरी मांग नहीं, सिर्फ एक मांग थी, अंग्रेजों भारत छोड़ो, तुरंत और पूरी तरह से। ये अब तक का सबसे साफ और सबसे मजबूत संदेश था। गांधी जानते थे कि इस ऐलान के बाद उन्हें और बाकी सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने लोगों से कहा, हर भारतीय जो आज़ादी चाहता है उसे अपना नेता खुद बनना होगा। इसका मतलब साफ था, ये आंदोलन अब किसी एक नेता का नहीं बल्कि हर एक हिंदुस्तानी का आंदोलन था। इतने दशकों के संघर्ष, त्याग और बलिदान के बाद वो दिन आखिर आ ही गया। स्वतंत्रता का सूरज उगा, लेकिन इस सुबह की रोशनी के साथ एक गहरा अंधेरा भी था। आज़ादी मिली, पर एक बहुत बड़ी, एक बहुत दर्दनाक कीमत पर। साल 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास किया और इस एक कानून ने भारत पर लगभग 200 साल के ब्रिटिश राज को औपचारिक रूप से खत्म कर दिया। लेकिन इसी कानून में एक और बात लिखी थी, वो थी देश का बंटवारा। ब्रिटिश भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भारत और दूसरा मुसलमानों के लिए एक नया देश पाकिस्तान।
और इस बंटवारे ने इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे हिंसक त्रासदियों में से एक को जन्म दिया। आज़ादी की खुशी बंटवारे के गम में डूब गई। बंटवारे का जख्म बहुत गहरा था, लेकिन इस दर्दनाक अंत के बावजूद गांधी के विचार मरे नहीं, बल्कि उनकी विरासत भारत की सीमाओं को लांघकर पूरी दुनिया में फैल गई। और हैरानी की बात यह है कि आज भी वो विचार उतने ही प्रासंगिक हैं। सोचकर देखिए, उनकी अहिंसा की बात आज की दुनिया में जहां हर तरफ टकराव है, शांति और कूटनीति का रास्ता दिखाती है। उनका सादा जीवन जीने का सिद्धांत आज के पर्यावरण संकट में एक टिकाऊ भविष्य का मॉडल है। उनका ट्रस्टीशिप का आइडिया आज की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR को प्रेरित करता है। और सर्वोदय यानी सबका उदय आज के दौर में समावेशी विकास की सबसे बड़ी पुकार है। और देखिए, दुनिया ने भी इस विरासत को औपचारिक रूप से अपनाया है। संयुक्त राष्ट्र उनके जन्मदिन 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पर मनाता है। दुनिया भर में ऐसे नेटवर्क्स हैं जो शांति और न्याय के लिए उनके दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। उनके सिद्धांतों ने दुनिया भर के अनगिनत नेताओं और मानवाधिकार आंदोलनों को प्रेरणा दी है। और आज भी विश्व भर में शैक्षिक कार्यक्रम उनकी सीख और उनकी याद का सम्मान करते हैं। और ये सब हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज जब दुनिया फिर से संघर्षों और बंटवारे से जूझ रही है, तो क्या गांधी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत हमें आगे का कोई रास्ता दिखा सकते हैं? क्या वो हथियार जिसने एक साम्राज्य को झुका दिया, आज की बिखरी हुई दुनिया को जोड़ने का काम कर सकता है? इतिहास के पन्नों में कुछ तारीखें सिर्फ तारीखें नहीं होती, वो मील के पत्थर बन जाती हैं जो इंसानी तकदीर के रास्ते को हमेशा के लिए मोड़ देती हैं। आइए आज हम उसी कहानी के पन्नों को पलटते हैं। एक ऐसी कहानी जो नक्शे पर खींची गई एक लकीर से शुरू हुई और करोड़ों जिंदगियों की हकीकत बन गई। सोचिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा भर नहीं है, ये उस तबाही का पैमाना है जिसने एक पूरे उपमहाद्वीप को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे तेज और शायद सबसे दर्दनाक पलायन था। तो चलिए इस कहानी के माहौल को समझते हैं। साल था 1947। ब्रिटिश राज का सूरज अब डूब रहा था, लेकिन इस आज़ादी की सुबह में एक गहरा अंधेरा भी था। ये अंधेरा था बढ़ते हुए सांप्रदायिक तनाव का, जो समाज और राजनीति के ताने बाने में जहर की तरह घुल रहा था। और ये सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। सिर्फ कुछ ही महीनों के भीतर एक साम्राज्य का अंत हो रहा था और एक देश का जन्म, या यूं कहें कि 2 देशों का जन्म हो रहा था। हर दिन एक नया फैसला लिया जा रहा था और हर फैसला करोड़ों लोगों का भविष्य तय कर रहा था। वक्त बहुत तेजी से भाग रहा था। उस वक्त भविष्य को लेकर 2 बिल्कुल अलग अलग नजरिए आपस में टकरा रहे थे। एक तरफ मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की जोरदार मांग थी, तो वहीं दूसरी ओर जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं का एक ऐसे भारत का सपना था जो एकजुट हो, धर्मनिरपेक्ष हो और अपनी विविधता का जश्न मनाए। ये सिर्फ राजनीतिक मतभेद नहीं थे, ये 2 अलग अलग दुनिया की कल्पनाएं थीं जो एक दूसरे से टकरा रही थीं। और इसी टकराव के बीच एक लकीर खींची जानी थी, एक ऐसी लकीर जो सिर्फ जमीन को नहीं बल्कि पंजाब और बंगाल को चीर देगी, जो खेतों को, नदियों को और घरों को बांट देगी। इसे दुनिया ने रैडक्लिफ लाइन के नाम से जाना, और इसके बनने की प्रक्रिया अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। ये जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये माउंटबेटन योजना का एक हिस्सा है। इन्हीं पन्नों पर लिखे शब्दों ने उस रास्ते को तय किया जिसने लाखों लोगों की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। और इस विशाल, लगभग नामुमकिन काम का जिम्मा मिला सर सिरिल रैडक्लिफ को, एक ब्रिटिश वकील जो इससे पहले कभी भारत आए ही नहीं थे। उन्हें एक ऐसे देश का बंटवारा करना था जिसकी जमीनी हकीकत, संस्कृति और इतिहास से वो पूरी तरह अनजान थे, और ये सब उन्हें सिर्फ कुछ हफ्तों में करना था। यहां एक तकनीकी शब्द समझना बेहद जरूरी है, सीमांकन यानी डिलिमिटेशन। सुनने में तो ये एक साधारण सरकारी प्रक्रिया लगती है ना? पर इसका मतलब सिर्फ नक्शे पर लकीर खींचना नहीं था। ये लोगों, समुदायों और उनकी साझी विरासत को बांटने की एक प्रक्रिया थी, जिसके बहुत ही दूरगामी परिणाम होने वाले थे। तो सोचिए, ये प्रक्रिया शुरू से ही कितनी खामियों से भरी थी। सबसे पहली बात तो समय, वो तो था ही नहीं। धार्मिक और सांस्कृतिक समीकरण इतने पेचीदा थे कि उन्हें कुछ हफ्तों में समझना नामुमकिन था, और जिन नक्शों और आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया वो अक्सर पुराने या गलत थे।
इन सब ने मिलकर एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी जहां एक मानवीय त्रासदी होना लगभग तय था। चलिए अब उन ठंडे कमरों से बाहर निकलते हैं जहां नक्शे बन रहे थे और उस जमीनी हकीकत को देखते हैं जहां आग लगी हुई थी, उस क्रूर अराजक हकीकत को जिसका सामना आम लोगों को करना पड़ रहा था। जब नई सीमाओं का ऐलान हुआ तो लाखों लोग रातों रात अपने ही घर में परदेसी बन गए। उन्होंने अपने खेत, अपने घर, अपनी यादें सब कुछ पीछे छोड़ा और एक अनजान भविष्य की तरफ चल पड़े। ये सिर्फ विस्थापन नहीं था, ये एक मानवीय प्रलय था। और इसका नतीजा बेहद भयानक था। एक तरफ तो एक ऐसा शरणार्थी संकट खड़ा हो गया जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था, और इसी के साथ फैली सांप्रदायिक हिंसा की आग। लोगों ने अपनी जानें गंवाईं, अपनी संपत्ति खो दी। सदियों से एक साथ रह रहे समुदाय एक दूसरे के दुश्मन बन गए। ये बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं था, ये दिलों का भी बंटवारा था। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। एक तरफ जहां सब कुछ बिखर रहा था, वहीं दूसरी ओर इस मलबे से एक नए राष्ट्र को गढ़ने की एक जबरदस्त कोशिश भी शुरू हो चुकी थी। ये कहानी है उस बिखरे हुए भारत को एक सूत्र में पिरोने की। और इस महायज्ञ का नेतृत्व कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के पहले गृह मंत्री। उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। सैकड़ों रियासतों को, जो अब तक ब्रिटिश शासन के अधीन थी, एक राष्ट्र के झंडे तले लाना। उन्होंने जो किया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने सैकड़ों रियासतों को भारत में मिलाया और देश को, आप कह सकते हैं, कई छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरने से बचा लिया। उन्होंने अखिल भारतीय सेवाओं की भी स्थापना की, जो आज भी देश का स्टील फ्रेम यानी प्रशासनिक ढांचा है। इसीलिए उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। लेकिन चलिए वापस उस लकीर पर लौटते हैं, क्योंकि सरदार पटेल के प्रयासों के बावजूद रैडक्लिफ लाइन ने एक ऐसी विरासत छोड़ी, एक ऐसा जख्म दिया जो आज भी भर नहीं पाया है। एक ऐसी विरासत जो आज भी इस क्षेत्र के वर्तमान और भविष्य को आकार दे रही है। ये जो दस्तावेज आप देख रहे हैं, ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के पन्ने हैं। ये वो कानूनी अल्फाज हैं जिन्होंने उस लकीर को हकीकत बनाया। ये सिर्फ कानूनी शब्द नहीं है, ये उस लकीर का आधार है जिसने उपमहाद्वीप के भूगोल और इतिहास दोनों को बदल दिया। विभाजन का असर देखिए, वो कोई एक घटना नहीं थी जो 1947 में होके खत्म हो गई। नहीं, वो तो एक ऐसी हकीकत बन गई जो आज भी दक्षिण एशिया की सांसों में घुली हुई है। आज भी कश्मीर जैसे क्षेत्रीय विवाद, दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण रिश्ते और पीढ़ियों तक चलने वाला दर्द उसी विभाजन की देन है। और अंत में हम इसी एक सवाल के साथ रह जाते हैं कि कैसे नक्शे पर खींची गई महज एक लकीर करीब 80 साल बाद भी राष्ट्रों की नियति और करोड़ों लोगों के जीवन को तय करती रहती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास से सबक लेने की हमारी जिम्मेदारी को हमेशा याद दिलाता रहेगा। एक ऐसे भारत की कल्पना कीजिए जो सदियों पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों में जकड़ा हुआ था, और फिर 19वीं सदी में एक वैचारिक क्रांति होती है। आज हम उन्हीं समाज सुधारकों की कहानी में उतरेंगे जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी। इस चर्चा में हम सबसे पहले 19वीं सदी के उस माहौल को समझेंगे, फिर हम ब्रह्म समाज और आर्य समाज जैसे प्रभावशाली आंदोलनों की गहराइयों में उतरेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के साहसिक प्रयासों को जानेंगे, और आखिर में ये देखेंगे कि इन सुधारकों की विरासत आज भी हमें कैसे प्रभावित करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 19वीं सदी का भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां पुरानी भारतीय परंपराएं और नए पश्चिमी विचार आमने सामने थे। ये सिर्फ एक टकराव नहीं था, बल्कि एक बौद्धिक मंथन था। एक ऐसा मंथन जिसने भारत के भविष्य को आकार दिया और समाज में सुधार की एक जबरदस्त जरूरत पैदा की। ये शब्द उस दौर की महिलाओं, खासतौर पर विधवाओं की दर्दनाक हालत की एक झलक देते हैं। उनका जीवन मुश्किलों से भरा हुआ था, और यही वो हकीकत थी जिसके चलते राजा राम मोहन रॉय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे सुधारकों के लिए सामाजिक बदलाव सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक मिशन बन गया था। और इस वैचारिक क्रांति की मशाल सबसे पहले उठाई ब्रह्म समाज ने। ये महज एक धार्मिक आंदोलन नहीं था, बल्कि बंगाल में एक नई सुबह की तरह था। यूं कहिए कि एक ऐसी बौद्धिक मशाल जिसने सदियों से चले आ रहे हर नियम और हर परंपरा पर सवाल खड़ा कर दिया। तो बात है 1828 की, जब राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की नींव रखी। उनका मिशन साफ था, हिंदू धर्म को उन परंपराओं और अंधविश्वासों से आजाद करना जो उसकी असल भावना के खिलाफ थे।
बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन जैसे दिग्गजों ने इस आंदोलन को और भी आगे बढ़ाया। तो ब्रह्म समाज का आधार क्या था? इसका मूल आधार था तर्क और विवेक। उन्होंने एक ही निराकार ईश्वर की पूजा पर जोर दिया और मूर्ति पूजा, सती प्रथा जैसी कुरीतियों का खुलकर विरोध किया। ये अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम था, जिसने लोगों को अपने विवेक से धर्म को समझने के लिए प्रेरित किया। लेकिन सवाल यह है कि इन महान विचारों को सिर्फ बहसों से निकालकर असल जिंदगी में, कानून में कैसे बदला गया? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ब्रह्म समाज के विचारों ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे महान सुधारकों को प्रेरणा दी। उन्होंने सिर्फ उपदेश नहीं दिए, उन्होंने उस वक्त की व्यवस्था से सीधी लड़ाई लड़ी ताकि महिलाओं की हालत में सुधार के लिए असल में कानून बनाए जा सके। और हाँ, विद्यासागर का ये प्रयास अकेले नहीं था, ये एक बड़े सुधार आंदोलन का हिस्सा था। 1829 में सती प्रथा का खत्म होना एक ऐतिहासिक जीत थी, और फिर 1856 में विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिलना एक और बहुत बड़ी कामयाबी थी, जिसके पीछे विद्यासागर का अथक संघर्ष था। लेकिन ये लड़ाई बिल्कुल आसान नहीं थी। जरा सोचिए, विद्यासागर के प्रस्ताव के खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी, उस पर लगभग 4 गुना ज्यादा लोगों ने दस्तखत किए थे। इससे अंदाजा लगता है कि वो कितनी गहरी और पुरानी सामाजिक मान्यताओं के खिलाफ लड़ रहे थे। और जो कानूनी जीत मिली भी, वो पूरी नहीं थी। 1856 के कानून ने विधवाओं को दोबारा शादी करने का हक तो दिया, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत थी। उन्हें अपने मृत पति की संपत्ति पर अपना अधिकार छोड़ना पड़ता था। जाहिर है, ये एक बहुत बड़ी रुकावट थी, जिसने कई महिलाओं को इस नए अधिकार का इस्तेमाल करने से रोक दिया। तो जहां ब्रह्म समाज और विद्यासागर जैसे सुधारक पश्चिमी शिक्षा और तर्क से प्रभावित थे, क्या कोई ऐसा भी आंदोलन था जो प्रेरणा के लिए भारत के अपने प्राचीन ज्ञान की ओर देख रहा था? बिल्कुल। और यहीं पर एक और प्रभावशाली आंदोलन, आर्य समाज, सामने आता है, जिसका नारा था, वेदों की ओर लौटो। तो ये आर्य समाज था क्या? 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी, और इनका मानना था कि सच्चा और असल ज्ञान सिर्फ वेदों में है। उन्होंने पुराणों, मूर्ति पूजा और जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था जैसी बाद में जोड़ी गई सभी प्रथाओं को पूरी तरह से खारिज कर दिया। ये श्लोक आर्य समाज के सबसे क्रांतिकारी विचार को सामने रखता है। स्वामी दयानंद ने इस बात पर जोर दिया कि वेदों का ज्ञान केवल कुछ चुनिंदा लोगों के लिए नहीं है, बल्कि महिलाओं और शूद्रों समेत सभी के लिए है, सभी के लिए सुलभ होना चाहिए। ये उस जमाने के हिसाब से एक बेहद प्रगतिशील विचार था। स्वामी दयानंद ने अपने विचारों को सिर्फ उपदेशों तक नहीं रखा, बल्कि उन्होंने अपनी किताब सत्यार्थ प्रकाश में एक सुधरे हुए समाज का पूरा खाका, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया। और उनकी इस सोच के केंद्र में थी शिक्षा। ये कोई मामूली पाठ्यक्रम नहीं था, ये एक कठोर और संरचित पाठ्यक्रम था, जो भाषा की बुनियाद से शुरू होकर आखिरकार वेदों के गहरे अध्ययन तक पहुंचता था। इसका मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं था, बल्कि एक मजबूत चरित्र का निर्माण करना था। और अब आते हैं आर्य समाज के शायद सबसे क्रांतिकारी विचार पर, वर्ण व्यवस्था की एक नई व्याख्या। उन्होंने तर्क दिया कि किसी भी इंसान का वर्ण जन्म से तय नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी योग्यता, उसके काम और उसके स्वभाव से तय होना चाहिए। ये जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था पर एक सीधा और करारा प्रहार था। तो इतना ज्ञान हासिल करने के लिए दयानंद ने ब्रह्मचर्य पर बहुत जोर दिया, जिसका मतलब था एक अनुशासित और संयमित छात्र जीवन। इसका मकसद ये था कि छात्र अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ सीखने पर केंद्रित कर सकें और विकर्षणों से दूर रहकर अपने बौद्धिक और आध्यात्मिक लक्ष्यों को हासिल कर पाए। और ये एक ऐसा विचार था जो अपने समय से बहुत बहुत आगे था। आर्य समाज ने न सिर्फ शिक्षा का समर्थन किया, बल्कि इस बात की वकालत की कि राज्य को अनिवार्य शिक्षा लागू करनी चाहिए, और ये लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए हो। ये एक ऐसी नीति थी जिसे दुनिया के कई देशों में लागू होने में दशकों लग गए। तो इन सभी आंदोलनों का, इन सभी विचारों का कुल मिलाकर असर क्या हुआ? ये आंदोलन अकेले काम नहीं कर रहे थे, उन्होंने मिलकर एक ऐसी आधुनिक भारतीय चेतना को शक्ल दी जो आज भी हमारे साथ है। देखिए, ये आंदोलन सिर्फ कुछ कानून बदलने तक ही सीमित नहीं थे। इन्होंने तो भारतीय समाज के मूल ताने बाने पर ही सवाल उठा दिया था। इन्होंने लोगों को परंपरा, तर्क, धर्म और सामाजिक न्याय के बारे में नए तरीकों से सोचने पर मजबूर किया,
जिसने आधुनिक भारत के लिए एक मजबूत मंच तैयार किया। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि इन सुधारकों की विरासत बहुत बड़ी है। उन्होंने धार्मिक सोच को आधुनिक बनाया, महिला सशक्तिकरण के बीज बोए, सामाजिक बराबरी के लिए संघर्ष किया और एक ऐसी राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा दिया जो आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई। और आखिर में एक सवाल आप सबके लिए। परंपरा और आधुनिकता, विश्वास और तर्क, व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक कर्तव्य, ये जो बहसें 19वीं सदी में शुरू हुई थीं, क्या ये आज खत्म हो गई हैं? या फिर ये आज भी भारत के सामाजिक ताने बाने को बुन रही हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।